जोहार साथी। तो आज हम केवल राजनीति की बात नहीं करेंगे, थोड़ा साहित्य चर्चा और इतिहास की भी बात करेंगे। आज हेमंत सोरेन अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ मोराबादी मैदान में नई सरकार का गठन करेंगे, उसके लिए शपथ लेंगे। कल एक दिन पहले शिबू सोरेन के पिता सोबरन मांझी का शहादत दिवस था और वहाँ सारे लोग गए भी थे। नेमड़ा ये लोग, गुरुजी हर साल जाते हैं वहाँ अपने पिता को श्रद्धांजलि देने, याद करने। तो साथ ही ये बताने का आशय ये है कि कोई भी संघर्ष जो चलता है और एक मुकाम तक, एक मंजिल तक पहुँचता है, तो सफ़र कितना लंबा होता है और कहाँ से शुरू होता है। हम कल एक बड़ा पोस्ट किए थे फेसबुक पर और सोबरन मांझी को इसी बहाने याद भी किए थे और उनके व्यक्तित्व को आप सबके सामने रखने के लिए अपने ही उपन्यास समर शेष है का पहला पृष्ठ, क्योंकि वो वहीं से शुरू ही होता है गुरुजी सोबरन मांझी के साथ वो उपन्यास। आज मन हुआ कि आपको बताएं कि सोबरन मांझी की हत्या कैसे हुई थी, वो शहीद कैसे हुए थे। अब 75 वर्ष पहले की वो घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी तो नहीं है, तो उस दृश्य का केवल हम भावन ही कर सकते थे और वो कहानी, उस घटना के का विस्तृत ब्यौरा हम जब उपन्यास लिखने के पहले लोगों से मिलजुल रहे थे, इसके लिए थोड़ा बहुत गुरुजी भी बताए थे कि उस समय बोकारो में रहते थे, उनसे निरंतर मिलना जुलना होता रहता था। बहुत सा हिस्सा उनके बड़े भाई राजा राम ने बताया था। उपन्यास का बहुत सा हिस्सा कॉमरेड ए.के. राय की जुबानी सुने थे हम। विनोद बाबू से नहीं भेंट मुलाकात हो सका, उनकी कहानी उनके मित्रों से ही सुन के इकट्ठा किए थे। खैर साथी, आज उतना नहीं, आज बस सोबरन मांझी के उस शहादत दिवस के दिन कैसे वो मारे गए हों थे, उसके बारे में आपको अपने ही उपन्यास के उस पृष्ठ को पढ़ के सुना देते हैं। और वो जो है, ये कथा उपन्यास हम लिखे थे 96-97 में, छपा था 98 2098 में, 1998 में, सॉरी। तो उसके छपे भी हो गया 20-22 वर्ष। कितनी पुरानी गाथा है। बहुत सारे लोगों ने उपन्यास पढ़ा भी है, कुछ लोगों के पास होगा भी। वो उपन्यास का पृष्ठ संख्या 93 को उल्टेंगे तो वह प्रसंग मिल जाएगा। देखिए कैसा था, कैसे हम उसको लिख पाए थे। रामगढ़ बोकारो मुख्य सड़क पर है गोला। गोला से एक सड़क अब नेमरा तक जाती है। आधी दूर तक सड़क पक्की, फिर कच्ची, चिटपुट कई गांव। एक पुराना रेलवे स्टेशन बरलग्गा भी, उसके बाद है हेडबर्गा। उस गांव के सामने आसमान छूता चंडू पहाड़। पहाड़ की तराई में, उस बियाबान सन्नाटे में सीमेंट का एक चबूतरा बना है। सीमेंट की ही एक तख्ती जिस पर दर्ज है झारखंड क्रांति स्थल। सांसद शिबू सोरेन के शहीद पिता स्वर्गीय सोबरन मांझी की पुण्य स्मृति में निर्मित। शहीदी तिथि
27 नवंबर 1997 ईस्वी। हालांकि साथी मैंने देखा था उसको 95 में। हो सकता है उसका रूप रंग इधर कुछ बदला हो या उसमें कुछ परिवर्तन किया गया हो, लेकिन जो मूल जो है शहीदी पट्टी तो यही थी उसका। अब आइए उस दिन की कल्पना से लिखा गया जो वो उपन्यास का वो प्रसंग है। उस काली सर्द सुबह में वास्तव में क्या हुआ, इसका प्रत्यक्षदर्शी आज कोई नहीं। गवाह है तो आसपास बचे खुचे कुछ दरख्त और सामने सर उठाए खड़ा बूढ़ा चंडू पहाड़, जिसने देखा है उस रक्त रंजित सुबह को। पूरब दिशा को छोड़ आकाश का रंग स्याही था और घना जंगल सैकड़ों बाहें आकाश की तरफ फैलाए सुबह की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर एक झन्नाटेदार चमक, एक गले से निकली घुटी घुटी अंतिम चीख, और फिर भागते कदमों के नीचे पत्तों के चूर चूर होने की मरमर ध्वनि। नजदीक के पेड़ की शाखाएं और ठंडे पड़ चुके गर्म पत्ते गर्म खून के छींटों से सुलग उठे थे। जमीन पर गिरा सब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। सालखन और कार्तिक को जमानत पर छुड़ा कर वापस लाने के बाद कई महीने बीत चुके थे। खेतों में खड़ी फसल पक रही थी। लोग कृत संकल्प थे कि धन कटने के वक्त यदि महाजन और उसका आदमी गांव में वसूली के लिए आया तो उन्हें मार कर खदेड़ दिया जाएगा, चाहे इसके लिए जेल ही क्यों न जाना पड़े। रात में सोते वक्त सोबरन ने सोनामणि को ताकीद की। सोनामणि सोबरन की पत्नी थी, गुरुजी की माँ। कल तड़के गोला जाना है, बच्चों को खाने पीने का सामान पहुंचाने, सब कुछ बांध कर रख दे। बच्चे यानी शिबू सरन जो उसमें 15 वर्ष के रहे होंगे, और राजा राम जो उनके बड़े भाई थे, जो गोला के रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ते थे। सोनामणि 2 दिन पहले ही कुम्हार टोले से चूड़ा और मूढ़ी बनाकर ले आई थी। इतनी जल्दी कोई चूड़ा और मूढ़ी बनाकर नहीं देता, लेकिन उसने आग्रह किया कि बच्चों के पिता सारा सामान लेकर खुद गोला जाने वाले हैं। पति के सोने के बाद सोनामणि ने चूड़ा और मूढ़ी की अलग अलग पोटली बनाई और चावल के बोरे में उसे भी रख दिया। उधर बिट्टू साहब को पक्की सूचना मिल चुकी थी कि सोबरन कल सुबह राजा राम और शिबू सरन को राशन पहुंचाने गोला जाने वाले हैं। बड़लग्गा से सुबह सुबह एक ट्रेन गुजरती है जो 10-15 मिनट में गोला पहुंचा देती है। उस ट्रेन को पकड़ना है, इसका मतलब सोबरन मुंह अंधेरे ही निकलेंगे। बिट्टू ने रात में सरदार और बीरबल को कुछ बताने की जरूरत नहीं समझी। सुबह 3 बजे दोनों को झकझोर कर जगाया। उठ सरदार, काम करने का समय आ गया। रात पिए शराब का नशा भी उतरा नहीं था, लेकिन दोनों को अच्छी तरह याद था कि उन्हें करना क्या है। बीरबल ने कुल्हाड़ी उठाई, सरदार ने फरसा। बिट्टू ने भेड़ा नदी के किनारे ले गया। भेड़ा या भेड़ नदी कहते हैं उसको, यही जो दामोदर से जाके मिलती है। तो यही छुप कर रहो, सोबरन अपने किसी दोस्त के साथ उधर से गुजरेगा। जैसे ही वे दोनों आगे पीछे हों अपना काम कर देना, और ध्यान रहे वार ओछा ना पड़े, वरना हम सब मारे जाएंगे। दोनों हत्यारे भेड़ा नदी के किनारे प्रतीक्षा करते रहे। पल पल गुजरता समय पहाड़ जैसा लग रहा था। बीरबल बेचैन है। क्यों बाबा, काम हो जाने के बाद क्या करना है? सर्द आवाज में जवाब देता है सरदार, बिना हड़बड़ाहट के वापस इस नदी पर आना है, हथियार साफ करना है, नदी में डुबकी लगाना है और मालिक के खलिहान में जाकर सो जाना है। नदी के दूसरी तरफ कोई पहुंच चुका है,
पानी में पैर डालने से हल्की सी छपाक की आवाज़ होती है। जयनाथ मांझी के सर पर बोरा है। घुटनों भर पानी में उतर कर वह नदी पार कर रहा है। सोबरन थोड़ा घूम कर मेड़ से नदी पार करते हैं। आगे आगे जयनाथ बोझा उठाए चल रहा है, पीछे सोबरन। सोबरन चिंता मग्न है। आजकल कहीं भी जाने के लिए घर से निकलते हैं तो सोनामणि डर जाती है। ना जाने कैसा भय उसके अंदर समा गया है। वह आतंकित कुछ इस तरह रहती है मानो वे लौट कर ही नहीं आने वाले। अब उसका बस चले तो वह उन्हें रात बिरात कहीं बाहर निकलने न दे। ऐसी तो नहीं थी वह। उससे तो वे हमेशा साहस और संबल पाते रहे हैं। सोबरन को लगा कोई पीछा कर रहा है। दबे पांव कोई उनके साथ साथ चल रहा है। फिर वे हंसते हैं। सोनामणि को क्या कहा जाए, वे खुद भी तो संकालू हो उठे हैं। युद्ध है ही बुरी चीज, दोनों पक्षों की शांति भंग करता है। लेकिन मनुष्य करे भी तो क्या, न चाहते हुए भी इतिहास के किसी मोड़ पर युद्ध उस पर लाद दिया जाता है। बिना लड़े मरे फिर निजात नहीं, छुटकारा नहीं। सोबरन को फिर भ्रम होता है कोई पीछा कर रहा है। मुड़कर पीछे देखते हैं। पल भर के लिए लगा कोई पेड़ की ओर में छुप गया है, लेकिन नहीं। दूर तक जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हैं और ऊंचे ऊंचे दरख्त जिसके बीच वे बचपन से खेलते कूदते आए हैं। बोझा लेकर आगे चलते जयनाथ की पीठ ओझल हो गई है। हो सकता है ज्यादा दूर नहीं गया हो, लेकिन कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। सोबरन फिर चल पड़ते हैं, पहले की अपेक्षा थोड़ी तेज रफ्तार से। राजाराम और शिबू की याद आती है। राजाराम की उन्हें विशेष चिंता नहीं, उसके प्रति वे आश्वस्त हैं। लेकिन शिबू 14-15 की उम्र हो चले, लेकिन अभी भी उतना ही खिलंदर, उतना ही शरारती। खैर जा रहे हैं गोला, उन दोनों के पास बैठकर ठीक से समझाएंगे। वे भी हाल के वर्षों में बहुत व्यस्त रहे। बाल बच्चों के लिए कभी फुर्सत ही नहीं निकाल पाते। फिर खटका, इस बार कोई भ्रम नहीं, जरूर कोई पीछे लगा है। पलट कर गरजते हैं, कौन? और जवाब में कौनती है बिजली की तरह चमकती लहराती मौत। फरसा का भरपूर बार बगल के गले पर पड़ता है। आक्रमणकारी हाथों को पकड़ने के लिए बेग से दौड़ते हैं, लेकिन पैर मानो दलदल में उतर चुका है, उठ ही नहीं रहे हैं। एक विशाल काय कटे दरख्त की तरह जमीन पर गिर जाते हैं। वे पल भर के लिए आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम जाता है। अपना गांव के बीच की तालाब, नदी में घर की चौखट से बाहर झांकता सोनामणि का चिंतातुर चेहरा। स्फुट गले से आवाज निकलती है, राजाराम, शिबू, फिर महाअंधकार। तो साथी यही है वो दिन और उस दिन की मेरी परिकल्पना। इसको इतिहास के रूप में ही, उपन्यास के रूप में ही देखी है, पढ़ी है। लेकिन हाँ, वो शिबू सरन और सोबरन मांझी से शुरू होकर शिबू सरन जब इमरजेंसी में आत्मसमर्पण करते हैं, उस समय के दौर का एक विश्वसनीय, हम इतना ही कहेंगे, दस्तावेज है। खैर साथी, आज का प्रसंग इतना ही था कि हम इस बात को जरा समझें कि कोई भी जो सामने चीज दिखता है, जैसे आज एक भव्य समारोह दिखेगा, एक शपथ समारोह दिखेगा झारखंड में, इस बार सचमुच झारखंड की अपनी सरकार बनेगी, ये सब प्रश्न उठा